हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड और या जो दूसरे स्टेट बोर्ड हैं उसमें कमिंग एग्जाम के लिए जो टर्म टेस्ट 2 का सोशल साइंस का पेपर होगा उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो अत्यंत संभावित प्रश्न हैं इतिहास विषय के, उन पर आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल श्योर 60 क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, जिससे आप इस चैप्टर को कुछ मिनटों में ही रिवाइज कर सकेंगे। तो बच्चों की भी डिमांड थी कि सर भारत में राष्ट्रवाद पर कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आपको बता दें कि जो सीबीएसई या जो दूसरे स्टेट बोर्ड हैं जहाँ भी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको पढ़ने से पहले जरा हम एक बार पेपर का पैटर्न देख लें टर्म टेस्ट 2 का। देखिए, टर्म टेस्ट 2 में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी डिजाइन है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 2 मार्क्स के होंगे। इसमें 40 वर्ड्स में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ये 3 मार्क्स का होगा और 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ये 5 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर और 120 वर्ड्स में इसकी लिमिट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 and 12 ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन नंबर 13 ये मैप का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का, 2 + 1, 2 फॉर जियोग्राफी, 1 फॉर हिस्ट्री। तो ये 40 नंबर का पेपर इस तरह डिजाइन होगा। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये 4 प्रश्न आपसे इतिहास विषय में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ये 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 3, क्वेश्चन नंबर 11 ये केस स्टडी होगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये मैप का होगा। तो इस तरह 10 मार्क्स का हिस्ट्री का पोर्शन होगा। तो कोई भी बड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा जाएगा वो 3 नंबर का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर पैटर्न डिजाइन के अनुसार ये सिविक्स और इको से होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, सिविक्स और इको में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 and 10। ओके, अब हम बात करते हैं जल्दी से कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उस चैप्टर में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों को हम एक बार राइट डाउन कर लें, फिर डिस्कस करते चलेंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। उसके बाद गांधीयन सत्याग्रह के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, रौलट एक्ट पे क्वेश्चन हो सकता है, खिलाफत आंदोलन, ये क्वेश्चन हो सकते हैं छोटे क्वेश्चन। फिर इसके बाद जब चलते हैं चौरी चौरा की घटना, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन,
लाहौर कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों था, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, पुणे पैक्ट या पूना पैक्ट क्या था, और उसके बाद इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, गुंडम पहाड़ी का विद्रोह, अवध किसान आंदोलन। ये इतने क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इन छोटे क्वेश्चंस में से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं फिर उनको मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा। सत्याग्रह, चंपारण, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, लाहौर। इसमें से अलग से क्वेश्चन नमक यात्रा पर पूछा सकता है, पुणे पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन। ओके, अब इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह, अपनी सत्य बात के लिए अडिग रहना। गांधी जी ने जो सत्याग्रह है इसका प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार के विरुद्ध किया और उनको सफलता मिली, तो उसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया। सत्याग्रह से उनका मतलब था सत्य आत्मबल है। गांधी का कहना था कि सत्य शुद्ध आत्मा का बल है, और अगर हम सत्य बात के लिए अन्याय के खिलाफ अडिग रहें तो जो उत्पीड़क है उसकी आत्मा को झिझोड़ना और उसको विवेक और न्याय के रास्ते पर लाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अहिंसा सत्याग्रह का महत्वपूर्ण हथियार है, और सत्याग्रही बिना किसी प्रतिरोध के अपने उत्पीड़क को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करता है और उसको न्याय पर लाता है। गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह कायरता का हथियार नहीं है, ये मनुष्य की आत्मबल है, ये आत्मबल का प्रतीक है, और यदि हम अपनी सत्य बात के लिए अडिग रहते हैं तो अन्यायी को अपने आप उस बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्य आत्मा का आधार है, तो इस सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया। सत्याग्रह का महत्वपूर्ण आधार अहिंसा था, तो अहिंसा और सत्याग्रह दो उनके हथियार थे जो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग किया। ओके, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ने 1917 में, इस चीज को आप करेक्ट करिएगा, कुछ पुस्तक में ये 1916 लिखा है, गलत है, 1917 ही डेट है। तो 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण स्थान में, ये जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है बिहार और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र में, वहाँ पर नील की खेती कर रहे जो किसान थे उनकी दीनहीन दशा को सुधारने के लिए, उनके ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी और उनको नील का मूल्य भी कम दिया जा रहा था, इसके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। दो लाइन में, चंपारण सत्याग्रह निलहे कृषकों की समस्या के लिए किया गया आंदोलन था जो बिहार में किया गया था, नेतृत्व गांधी जी ने दिया। 1917 में आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का लाभ ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी के हस्तक्षेप करने से निलहे किसानों को उनके मूल्य में, जो नील की खेती का मूल्य दिया जा रहा था, उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई। दूसरा लाभ क्या मिला? जो नील की खेती उनसे अधिकांश जमीन पर खेती करवाई जाती थी उसमें छूट थी। अंग्रेजों ने उनको 3/20 भाग पर केवल नील की खेती करने के लिए इजाज़त दे दी, शेष भूमि पर वो दूसरी फसलों की खेती कर सकते थे। ओके, तो ये दो लाभ नील के किसानों को मिला और इस प्रकार गांधी जी किसानों के
प्रिय नेता बन गए। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के किसानों के लगान वसूली के संबंध में किया गया आंदोलन था। गुजरात में उसमें प्लेग था और अकाल की स्थिति थी, किसानों से ज़बरदस्ती लगान की वसूली हो रही थी। किसानों ने लगान की वसूली पर रोक लगाने के लिए यह आंदोलन किया और गांधी जी का सहयोग उसमें मिला, गांधी जी का नेतृत्व मिला और गांधी जी के हस्तक्षेप की वजह से किसानों से जो लगान की वसूली हो रही थी उस पर रोक लगाई गई। तो ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के पास ही बिल्कुल है खेड़ा। तो खेड़ा के किसानों को ये एक बड़ी राहत मिली और इसलिए दूसरा आंदोलन भी किसानों के हित के लिए किया गया। तो गांधी जी इस प्रकार किसानों में अति लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद के जो सूती मिल के मजदूर थे उनको एक अलग से भत्ता दिया जाता था, प्लेग भत्ता। विश्व युद्ध का समय था 1914 से लेकर के 18 तक। इस दौरान अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन मिल मालिकों ने मजदूरों को दिए जाने वाले प्लेग भत्ते में कटौती कर दी। प्लेग भत्ते की राशि केवल 20% रखी गई। विश्व युद्ध की वजह से बाजार में वस्तुओं की कीमतें पहले से अधिक थी, उनका प्लेग भत्ता घटा दिए जाने से उनकी आय कम हो गई। इसलिए मिल मजदूरों ने आंदोलन किया कि उनका जो प्लेग भत्ता दिया जा रहा है उसमें कटौती ना की जाए। अहमदाबाद के कलेक्टर के द्वारा अनुरोध करने पर गांधी जी ने इस अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में मध्यस्थता की। गांधी जी का मिल मालिकों के साथ भी परिचय था। अंबालाल साराभाई जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे और जिनका साबरमती आश्रम में बड़ा योगदान था, तो गांधी जी के मित्र थे। तो गांधी जी ने अंबालाल साराभाई के सहयोग से मिल मालिकों के साथ वार्ता की और अंत में ट्रिब्यूनल के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो मिल मजदूरों को प्लेग भत्ता है उसकी राशि 35% दी जाएगी। तो इस तरह से मिल मजदूरों को एक बड़ी राहत मिली और उनका जो बोनस था उसकी धनराशि 35% बढ़ा करके कर दी गई। तो मिल मजदूरों को तनख्वाह मिल गई। तो मिल मजदूर भी गांधी जी के अनुयायी बन गए। तो गांधी जी किसानों में, मजदूरों में लोकप्रिय होते जा रहे थे। तो तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए गांधी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था। सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट को पढ़ लें। 1917 के बाद विश्व युद्ध का जब दौर चल रहा था उसी समय से भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई थी। तो राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, ये जज थे सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक उन्होंने कानून बनाया। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करता है, ये शंका भी हो जाए, तो मात्र शंका के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। ये 2 क्लास ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार विरोधी है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना किसी प्रमाण, बिना किसी मुकदमे चलाए हुए उसे 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। ये कानून किसे बनाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। कब बना? 1918 में बना था कानून और 1919 में, मार्च 1919 में ये कानून पारित हो गया। यद्यपि जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें भारतीयों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये कानून मार्च 1919 में पास हो गया और उसके बाद अप्रैल में इसको लागू कर दिया गया। मार्च 1919 के बाद रॉलेट एक्ट जब लागू किया गया तो भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। भारतीयों ने इसका विरोध किया, इसको काला कानून की संज्ञा दी, क्योंकि इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को जेल में 2 साल तक के लिए ब्रिटिश सरकार रख सकती थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में इस कानून के विरोध में सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया। गांधी जी को दिल्ली और पंजाब जाने पर मनाही लगा दी गई। गांधी जी दिल्ली जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस कानून के विरोध में पूरे देश में जो प्रतिक्रिया हुई, ब्रिटिश सरकार ने लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार करना चालू कर दिया। यहाँ तक कि अमृतसर में 10 अप्रैल को जो लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे
उनके ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर गोली भी चलाई गई। वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया इस कानून के खिलाफ थी। तो रॉलेट एक्ट 2 लाइन में कैसे लिखेंगे? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। ये कानून भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के 2 प्रावधान थे। ब्रिटिश सरकार विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसीलिए भारतीयों ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। ओके, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जो बढ़ती हुई प्रतिक्रिया थी, उसके खिलाफ जगह जगह आंदोलन होने लगे और उन आंदोलनों में से रहे थे, उसमें पंजाब प्रांत के 2 बड़े नेता थे, सर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो बड़े नेता थे, इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अज्ञात स्थान पर ले गए। इन दोनों लोकप्रिय नेताओं की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास में जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। वो सभा एक शांतिपूर्ण सभा थी और संयोग से उस दिन बैसाखी का दिन भी था। तो आसपास के गांव के लोग भी, जो गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहब, वहाँ पर अपना मत्था टेकने आ रखे थे, क्योंकि बैसाखी पंजाब के किसानों का त्यौहार होता है। तो बहुत सी भीड़ जलियांवाला बाग में हो रही सभा में भी शामिल हो गई। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जाने वाली सभा की जब सूचना जनरल डायर को मिली, जो ब्रिगेडियर था और अमृतसर की सुरक्षा उसकी जिम्मे थी, वो अपने साथ सैनिकों को लेकर के पहुंचा और उस शांतिपूर्ण भीड़ पर उसने गोलियां चला दी। दिन था 13 अप्रैल 1919 और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना में लगभग 1000 लोग जो निर्दोष थे वो मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हुए। यद्यपि सरकारी रिपोर्ट इनकी संख्या केवल 379 बतलाती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 379 लोग मारे गए। इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के अनुसार ये संख्या थी। ओके, नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन क्या था? ऐसा था, जब प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर के 18 तक, तो उस समय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पलड़ा हल्का पड़ रहा था और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता की आवश्यकता थी। गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ने सहयोग की अपील की और भारतीय नेताओं को कहा गया कि अगर भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ देते हैं तो भारतीयों को स्वराज दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारतीयों को स्वराज दिया जाना था, लेकिन भारतीयों को स्वराज नहीं दिया गया, बल्कि दिया गया रॉलेट एक्ट जैसा कानून, जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड। इसी प्रकार जो मुसलमान थे, जो अंग्रेजों को अपना मसीहा समझते थे और अंग्रेज सरकार जिनका पक्ष भी लिया करती थी, उनके साथ भी ब्रिटिश सरकार ने धोखा दिया। हुआ क्या कि टर्की का सुल्तान, जिसको कई खलीफा कहते थे, वो राजनीतिक प्रधान भी था और सारे संसार के मुसलमानों का धार्मिक प्रधान भी होता था। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि टर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का कोई ऐसा अनुचित कदम नहीं उठाएगी। लेकिन जब विश्व समाप्त हो गया तो टर्की के साथ एक संधि की गई। जीते हुए देशों ने, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने एक संधि की, उसको कहते हैं सेब्रे की संधि। उस संधि के द्वारा टर्की के खलीफा का पद, जो खलीफा था उसका पद समाप्त कर दिया गया, उसका राज्य छीन लिया गया और उसका राज्य ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। तो टर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना, टर्की के खलीफा के राज्य को छीन लेना और आपस में बांट लेना, इसलिए खिलाफत की सुरक्षा करने के लिए, खलीफा के पद की वापसी करने के लिए, खलीफा के राज्य की वापसी करने के लिए, सारे संसार के मुसलमानों में एकता को स्थापित करने के लिए भारत के 2 भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, या इसको अली बंधु कह सकते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 में जो आंदोलन किया गया उसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। एक लाइन में
1919 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खलीफा के राज्य की वापसी, खलीफा के पद की वापसी के लिए जो चलाया गया आंदोलन था भारत में, उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ओके, खिलाफत समिति की बैठक हुई, इसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का सहयोग दिया। इस माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो जाए, जिससे भारत में जो राष्ट्रवादी प्रयास है वो आगे बढ़ने में सफल हो सके। ओके, तो खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना क्या थी? चौरी चौरा की घटना एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में देवरिया डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का स्थान है, जहां पर असहयोग आंदोलन करने वाले जो आंदोलन कर्मी थे वो लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे। तो 4 फरवरी को क्या हुआ कि बाजार में एक शराब की दुकान थी, उसको बंद कराने के लिए आंदोलनकर्मी आंदोलन कर रहे थे। वहाँ की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। 5 फरवरी के दिन आसपास के लोग, जब ये सूचना पहुंची तो सब लोग इकट्ठा हो गए, थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर लाठियां चला दी और भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने थाने को घेर करके थाने के सिपाहियों को थाने के अंदर ही रख करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया उग्र भीड़ ने। इस घटना को चौरी चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम के स्थान पर जो आंदोलनकारी भीड़ थी उसके द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला देने की घटना को चौरी चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। चूंकि असहयोग आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, जब ये आंदोलन हिंसक हो गया और ये समाचार गांधी जी तक पहुंचा तो गांधी जी उस समय गुजरात के बारडोली में थे। 12 मार्च 1919 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में टोरी सरकार के द्वारा हुई थी। ब्रिटेन की जो टोरी सरकार थी, इसके द्वारा 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इस आयोग में 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ, सर जॉन साइमन के अंडर में नियुक्त हुआ। 7 सदस्यीय आयोग था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस लिए नियुक्त हुआ था? भारत में 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कानून लागू किया था, उसको कहते थे भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो प्राविधान लागू किए गए थे भारत में, उन कानूनों में भारतीय क्या बदलाव चाहते हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत भेजा गया कि वो भारत जाए, भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिले, उनसे पूछे कि 1919 में जो कानून लागू किए गए हैं भारतीय उसमें क्या बदलाव चाहते हैं। मतलब 1919 के कानून की समीक्षा करनी थी। जो भारतीय बदलाव चाहते थे उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को, साइमन कमीशन को देनी थी और उस अनुसार ब्रिटिश सरकार नए कानून बनाती। एक लाइन में, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करनी थी और उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए नए कानून बनाए जाने थे। ओके, साइमन कमीशन भारत आया, फरवरी 1928 में भारत पहुंचा, लेकिन
साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीय मांग कर रहे थे कि इसमें भारतीय भी रखे जाएं, जिसको कि ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इसलिए जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो जिस जिस शहर में गया, साइमन कमीशन को अलग अलग शहरों में जाकर के भारत के राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों से बात करनी थी। साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से, काली पट्टियों से, साइमन गो बैक के नारों से किया गया। उसके खिलाफ जगह जगह जुलूस और प्रदर्शन किए गए और ऐसे प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और इसी प्रकार का एक प्रदर्शन जो लाहौर में हो रहा था, जहां लाला लाजपत राय भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनको पुलिस की इतनी ज़्यादा लाठियां लगी कि उसकी चोट से वो 1 महीने के बाद दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो लाला लाजपत राय जो पंजाब प्रांत के बहुत बड़े नेता थे, उनको पंजाब केसरी के नाम से जानते थे, उनकी मौत साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। यह एक ऐसी घटना थी जिससे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त हो गया। ओके, तो साइमन कमीशन आपने समझ लिया। नेक्स्ट, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन रखा गया। अब इस बात को समझिएगा, लाहौर में ही क्यों रखा गया? ये घटना लाला लाजपत राय से जुड़ी हुई है। लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई, इसलिए 1929 का जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का होना था उसको लाहौर में रखा गया। लाहौर में रावी नदी के किनारे जिस स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, उस स्थान का नाम भी लाला लाजपत राय नगर रखा गया। और यह अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों था? यह अधिवेशन कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों से अलग था। पहली बात, इस अधिवेशन का अध्यक्ष युवा चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार किसी युवा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और देखिए 1929 में उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता दी गई। तो कमान, पार्टी की कमान युवा हाथों में दी गई, पहली बात। दूसरी बात, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन यूनिक था, अलग था, इसलिए कि इस अधिवेशन में भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज्य हो गई। पहली बार भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसके पहले भारतीय केवल स्वराज्य की मांग करते थे, अब भारतीयों की मांग बदल गई, उनकी मांग हो गई पूर्ण स्वराज्य। नंबर 3, इस अधिवेशन में ही ये निश्चित किया गया कि आने वाली 26 जनवरी को भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तीसरी बात, इस अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और चौथी बात, इस अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे और यदि मांगें स्वीकार नहीं की जाती तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। तो 4 बातें लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हुई, जिसलिए महत्वपूर्ण अधिवेशन था। ओके, आगे चलते हैं। दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या थी? 1930 में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, गुजरात में नवसारी है, नवसारी स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ने के लिए जो यात्रा की गई उसको दांडी मार्च कहते हैं। हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और नमक की बिक्री करने पर कर लगा रखा था। बिना ब्रिटिश सरकार के लाइसेंस के न कोई नमक बना सकता था, न नमक की बिक्री कर सकता था। ठीक, गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से चले। 240 मील लंबी दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। चले थे 78 साथियों के साथ। लाखों की भीड़ उनके पास हो गई और जब वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो ये यात्रा दांडी मार्च कहलाती है। ओके, इसको हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट क्या था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे देश में जगह जगह नमक की बिक्री, नमक को बनाना चालू हो गया। लाखों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये 1930 का दौर था। और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रखा था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ। ओके, उस दौरान ब्रिटिश सरकार के बुलावे पर भारत की दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो उस सम्मेलन में गई, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। इसलिए कोई भारत के बारे में निर्णय लेना संभव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के कहने पर जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, वो गांधी जी से मिले और गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने उनके सामने शर्त रखी। उसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में गांधी जी और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच हुई थी। इस पैक्ट में क्या निश्चित हुआ था? गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जितने भी सत्याग्रही हैं जो 1930 के दौरान नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, उन सबको जेल से छोड़ा जाए। दूसरी शर्त थी समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये दो बातें गांधी जी की तरफ से रखी गई थी और इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करेंगे और लंदन में होने वाली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी इस पर सहमत हो गए। यही समझौता गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। ओके, गांधी जी और इरविन में जब समझौता हो गया तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। याद कर लीजिए, 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन क्या था, किस लिए किया गया था, इसको सुन लीजिए। गोलमेज सम्मेलन एक गोलमेज पर आमने सामने बैठ करके किसी मुद्दे का समाधान ढूंढना। और यह सम्मेलन कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था। क्यों हो रहा था, इसको समझ लीजिए। साइमन कमीशन, जिसको कि भारत भेजा गया था, याद करिए 1928 में साइमन कमीशन आया था कि वो भारतीयों से उनकी राय जाने कि वो 1919 के कानून में वो क्या सुधार चाहते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन से वार्ता नहीं की, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में जाकर के उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने वैध नहीं माना। भारतीय क्या चाहते हैं, भारत के लिए कैसा कानून बनाया जाए, इस विषय पर वार्ता करने के लिए भारत की जो सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, उनके नेताओं को लंदन आमंत्रित किया गया और उनसे आमने सामने बैठ करके वार्ता करने के विचार से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गोलमेज सम्मेलन क्या था? एक लाइन में, गोलमेज सम्मेलन भारत के बारे में नए कानून बनाए जाने से पहले भारतीयों की राय जानने के लिए भारत की सभी बड़ी पार्टियों को लंदन बुला करके उनके साथ वार्ता करने के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। मैंने बताया गांधी जी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया नहीं था, तो यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। दूसरा सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और कुछ ऐसे इशूज थे जिसकी वजह से कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच सहमति नहीं बन सकी और इसलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ और इस 1932 के गोलमेज सम्मेलन के निर्णय के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने नए कानून बना दिए जो 1935 में लागू हुए, जिसको 1935 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट क्या था? 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ पूना में। उस समझौते को पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। पुणे पैक्ट क्या था? एक्चुअली क्या था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून को कहते हैं कम्युनल अवार्ड। अंग्रेजों ने जो 1932 में कम्युनल अवार्ड बनाया, इसको हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं और इसके अनुसार भारत में दलितों के लिए सीटों का आरक्षण अलग से किया गया था।
गांधी जी इसको भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का एक प्रयास मान रहे थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सीटें अलग रख रखी हैं। उन्होंने भारत को दो भागों में बांट रखा है, हिंदू और मुसलमान। अगर सवर्ण और दलितों को भी अलग अलग बांट दिया गया तो राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन जारी कर दिया और अंत में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में समझौता हुआ। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को आश्वस्त किया कि जो दलित हैं उनके हितों का कांग्रेस ध्यान रखेगी और उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक उनको सीटें दी जाएंगी। यही समझौता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो हुआ, इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में बनाया गया था। इस एक्ट में ये प्रावधान था कि भारत के अंदर ही भारत के विभिन्न भागों से मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ले जाया जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मजदूर नहीं कर सकते थे। खास करके ये कानून ब्रिटिश सरकार ने जो बागान मालिक अंग्रेज थे उनके लाभ के लिए बनाया था। जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मेघालय, असम, दार्जिलिंग का क्षेत्र, जहाँ की चाय की खेती होती थी, चाय के बागानों में काम करने के लिए जो मजदूर ले जाए जाते थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ले जाए जाते थे। इन मजदूरों को एक समझौते के अंतर्गत ले जाया जाता था। एक इनसे साइन या अंगूठे कराए जाते थे और उस हस्ताक्षर या अंगूठे लगाने के बाद ये मजदूर उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य होते थे। बागान में जाने के बाद ये मजदूर अपनी स्वेच्छा से बागान के बाहर नहीं जा सकते थे। ये कानून इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, जिसका कि विरोध असहयोग आंदोलन के दौरान मजदूरों ने किया। मजदूरों ने असहयोग आंदोलन को इस अर्थ में समझा कि हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। ये बागान से भाग खड़े हुए, लेकिन ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, स्टीमर की हड़ताल थी, रेलवे की हड़ताल थी। ये मजदूर पकड़े गए और इनको पकड़ करके फिर से बागान में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। ओके, गुंडम पहाड़ी का विद्रोह। गुंडम पहाड़ी का विद्रोह क्या था? आंध्र प्रदेश में गुंडम पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ के रहने वाले जो आदिवासी लोग थे वो सब जंगलों में रहते थे। जंगल में शिकार करते थे, लकड़ी काटते थे, खेती करते थे, जंगलों में घर बना करके रहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब 1865 ईस्वी में वन कानून बना दिया तो इनको जंगल से निकाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार के जंगल कानून की वजह से इनको जंगल से विस्थापित होना पड़ा। इनकी जो जीवन शैली थी वो बदल गई। लेकिन 1920 के बाद जब असहयोग आंदोलन चालू किया गया तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को इस अर्थ में लिया कि हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी नियम को नहीं मानेंगे। और इस क्षेत्र में जो ऐसे आदिवासी थे उनका नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुरिल्ला विद्रोह किया। ये तीर धनुष से छिप करके ब्रिटिश सरकार के जो ठिकाने थे, सरकारी कार्यालय थे, जो पुलिस थाने थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे। यद्यपि अल्लूरी सीताराम जी का समर्थक था, लेकिन वो गांधी जी की अहिंसा की नीति में विश्वास नहीं करता था। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुंडम पहाड़ी क्षेत्र में 1920 के बाद 1921 से लेकर के 24 तक जो गुरिल्ला विद्रोह किया गया उसको गुंडम पहाड़ी का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अवध किसान आंदोलन। अवध में, अवध जो है लखनऊ के आसपास का इलाका, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जो किसान थे उन किसानों ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को लगान की अदायगी न करने के लिए एक आंदोलन किया और इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद, जो कि एक गिरमिटिया मजदूर थे, और जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद देव के नेतृत्व में हुआ। 1920 में ये आंदोलन हुआ। इनके नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार को लगान की अदायगी करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रही थी, किसान लगान देने के लिए तैयार नहीं थे। कई स्थानों पर किसानों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई। सुल्तानपुर, गौरीगंज, इन स्थानों पर कई किसानों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन किसानों ने लगान की अदायगी नहीं की। इस आंदोलन को अवध किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय पर
जो और कुछ बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर कैसे देना है, इसको हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। ओके मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। इसी थी इन सभी प्रश्नों को एक बार आप दोहरा करके जाएंगे, परीक्षा में आपके अच्छे अंक आए। धन्यवाद, गुड लक।